एमएलए गोंडू शंकर ने श्री साईं की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का वादा किया है। इत्तेहाद के उम्मीदवार गोंडू शंकर की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए इरसावली श्री साईं संघा के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। खानसाज गोंडू शंकर ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसकी क़ियादत श्री साईं बरादरी के लीडरों के रायपल्ली अर्जुन ग्रुप ने की है और केक काटा और विजयानंद को श्री साइना बरादरी के साथ बांटा। बादजा बरादरी के रहनुमाओं ने गोंडू शंकर को खराज पेश किया। कानूनसाज गोंडू शंकर ने कहा है कि कोई और खैराती इदारा खैरात देने का इत्मीनान नहीं देता। गरीबों की भूख मिटाने की नीयत से वाईसीपी हुकूमत ने पिछली तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान कायम की गई अन्ना कैंटीनों को हटाने के बाद एक साल कबल गोंडू शंकर की क़ियादत में हल्के में कैंटीन खोली गई थी और आज भी गोंडू शंकर शहर में 415वें दिनों से चल रही कैंटीन के जरिए सैकड़ों भूखे लोगों को खाना खिला रहे। एमएलए के तौर पर जीतने के पस मंजर में कैंटीन के इंतजाम के बारे में दरियाफ्त करते हुए उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के रियासती सीनियर कायदीन कुकटपल्ली कॉरपोरेटर मतमुकाबिल श्री रामजू सेवा कुमार ने नतासमा आनंदा मोरी बालकृष्ण को मुबारकबाद दी, जो तेलुगु देशम पार्टी की शानदार जीत में स्वानंदा साकारा यात्रा के साथ कामयाबी के साथ अपना किरदार अदा करने के बाद हैदराबाद आए। तेलुगु देशम पार्टी की हिंदुपुरम में हैट्रिक करने वाले एमएलए लीजेंट मां बालैया का हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और तेलुगु देशम पार्टी के दलित विंग के रियासती सदर पोलमपल्ली अशोक ने गुलदस्ता भी पेश किया। काती थमोथन राव तेलुगु देशम पार्टी के दलित विंग के रियासती नायब सदर हैं। कारवान के एमएलए कौसर मोयुद्दीन ने कारवान हल्का बंदी के तहत एमजी लाइन्स में अवाम के लिए सालारे मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का दोबारा इफ्तिताह किया है। इस दोबारा इफ्तिताह के दौरान एमएलए के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर वो मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। सुनील डिंपल ने एलजी मनोज सिन्हा से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया है। डिंपल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल की तबाही का जिम्मेदार है। इसने जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आर्टिकल 370-35A पर जम्मू कश्मीर की गलत तस्वीर पूरे हिंदुस्तान को दिखाई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, हम आपसे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से जल्द इस्तीफा दे दे, क्योंकि आपने हमारे जम्मू कश्मीर को बहुत बर्बाद किया है और खास तौर के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों का फ्यूचर, मुस्तकबिल, भविष्य बर्बाद कर दिया है। आपने हमारे जम्मू कश्मीर के एक भी नौजवान को नौकरी तक नहीं दी और यहां तक कि आपने इतनी बेइंसाफी की है हमारे रहबरे खेल बच्चों के साथ, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के साथ, SRO 43 के बच्चों के साथ, PHE, PDD, PWD, डेली वेजर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, लैंड डोनर्स को, मनरेगा के बच्चे दरबदर हो गए और यहां तक रहबरे खेल जंगलात बच्चों के साथ जो आपने बेइंसाफी की, जो फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों के साथ आपने घोटाला किया, आज रहबरे खेल जंगलात के बच्चों की आपने सिर्फ कीमत 200 रुपया डाली रोज की और लद्दाख के सरकार ने वहां पे 4000 से बढ़ा करके 18,000 उनकी तनख्वाह कर दी रहबरे खेल बच्चों की और आपने 4000 से 6000 करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मजाक उड़ाया। इसलिए आज आपसे हमारे रहबरे खेल बच्चे, जंगलात, सेहत, SRO 43 के बच्चों के साथ आपने भद्दा मजाक किया। आपने कहा उन्हें पक्का किया जा रहा है चुनावों को देखते हुए, लेकिन आपने किसी को SRO 43 के बच्चे आज भी सेक्रेटरिएट में दरबदर हो गए हैं। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हट चुका है और आपको त्याग पत्र इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप यूपी से और भारतीय जनता पार्टी अपना जनादेश मैंडेट जम्मू कश्मीर के और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को खिलाफ जनादेश दिया है और इसलिए हम आपसे ये मांग करते हैं
कि यूपी में भी आपकी जहां पे राम मंदिर का निर्माण हुआ था वहां से भी वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हरा दिया है और मोदी ब्रांड अब खत्म हो चुका है। इसलिए और जिसको आप यूपी में वोट डाल करके आए थे जिसे पार्लियामेंट में, वो भी चुनाव हार गया है और जितने कबीना मंत्री थे यूपी के सभी हार गए हैं और जितने भी यूनियन मिनिस्टर थे सारे हार गए। यूपी में बुरी तरह से हाल हुआ और ये अगर सरकार मोदी जी बना भी लेते हैं बैसाखियों वाली सरकार, तो ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये 2-3 महीने में गिर जाएगी। और हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप बिना समय गवाए इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की बहुत बर्बादी की है, जम्मू कश्मीर को नीलाम किया और पूरे देश में जम्मू कश्मीर के लोगों की आर्टिकल 370-35A की गलत तस्वीर आपने देश के लोगों के साथ सामने पेश की और आप जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर के ऊपर एजेंडा चलाते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को नकार दिया और अब असेंबली के चुनावों से पहले हम चाहते हैं आप त्याग पत्र दे दें, क्योंकि आपसे खतरा है आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों में धांधली करवाने का प्रयास करेंगे। आपने पार्लियामेंट के चुनावों में भी धांधली करवाने का प्रयास किया, लेकिन वोटिंग टर्नओवर इतना ज्यादा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या 3 सीटें कश्मीर की हारी, उसके जिसके उन्होंने समर्थन किया था वो भी हार गए। इसलिए आज हमारी ये मांग है कि जो आपने SRO 43 के बच्चों का, रहबरे खेल बच्चों का, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, होमगार्ड्स, मनरेगा के बच्चों को, तमाम डेली वेजर्स के बच्चों का फ्यूचर जो था वो बर्बाद कर दिया आपने। दरबार मूव रोक करके, मनमानी करके, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्जिंग मीटर करके जम्मू कश्मीर को नीलाम किया। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को आपने तबाह किया। इसलिए सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे इस्तीफा चाहता है। श्री रामचंद्र मीट संगम देवालिया बाबू घाट लंगर हाउस के कमेटी मेंबरान ने हिंदू बरादरी के बुजुर्गों के साथ इस वक्त पहुंचे जब महकमे सयाहत ने खुली जगह का दावा किया और बाड़ लगाना शुरू कर दिया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने फौरी तौर पर महकमे सयाहत के MD रमेश नायसू IPS से बात की और मंदिर और मठ के अहाते की बाड़ लगाने का काम रोकवा दिया गया और मामले को हल करने के लिए हुकाम के साथ अगले 2 दिनों में बातचीत का अगला दौर तय है। रहायशियों ने फौरी तौर पर रद्दमल और सहूलत फराहम करने के लिए मजलिस की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इनमें दोपहर में हमारे लंगर हाउस के जिम्मेदार जैसा कि कृष्णा साहब है, मातंगी रमेश है, शोभा पांडे है, सत्यम रेड्डी साहब है, हमारे साबिक़ा कारपोरेटर उदय कुमार साहब यादव है और दीगर लोग मुझको फ़ोन कर बताए कि यहाँ पर लंगर हाउस के बाबू घाट के पास में जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस को टूरिज़्म वाले आकर फेंसिंग कर दे रहे थे। जिसके बाद इत्तला मिलने के बाद मैं हमारे मातंगी रमेश को फ़ोन पे बताया कि फ़ोटोज़ लीजिए और वहाँ पर जो ऑफिसर्स आए टूरिज़्म के उनसे बात कर रही है। तो उन्होंने मुझको बताया कि MD साहब का हमारे को ऑर्डर है, टूरिज़्म के MD साहब का। उसके बाद मैं MD साहब से बात किया, रमेश नायडू साहब है, IPS ऑफिसर है, उनसे तफसीली बात किया। बात करने के बाद फिर मैं इंडोमेंट के आदि का ऑफिसरों से बात किया। उन्होंने बताया कि जब चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में ये इंडोमेंट का लैंड था, इंडोमेंट वाले टूरिज़्म को दिए, मगर टूरिज़्म आज की तारीख तक एक पैसा भी ना इंडोमेंट को दिया, ना एक पैसा उस टेम्पल को पैसा दिया, ना मठ को पैसा दिया। वो क्लियर कट बताया कि वो आज भी हमारी ज़मीन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं उनको बताया कि यहाँ के चंद लोग को मैं कल टूरिज़्म ऑफिस को वहाँ इंडोमेंट ऑफिस को भेजूँगा। वो पूरे डिटेल देने के बाद मैं MD टूरिज़्म से मुलाकात करूंगा, उनको तफसीली बताएंगे। अभी हमारे महाराज भी है, मठ के महाराज भी है, उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी डॉक्यूमेंट देने के बाद तफसीली वहाँ पर जाकर ऑफिसर से मुलाकात कर उनको नुमाइंदगी करेंगे। और यहाँ पर जो जगह है ये जब भी 2 अक्टूबर के टाइम पे हो या नीचे यहाँ पर गिरियाड है, उस गिरियाड को आने वाले उनको तकलीफ होती है, यहाँ पर पार्किंग भी बनाते हैं और हर साल दीपावली के टाइम पर यहाँ पर स्टॉल भी लगाए जाते हैं और कई फेस्टिवल्स में चाहे बोनाल का हो या श्री रामनवमी का हो, दशहरा का हो
या जो भी त्यौहार आता है उस त्यौहार को यहाँ पर इस मठ में काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। ये ज़मीन आज की तारीख में भी मैं समझता हूँ इंडोमेंट की है, इंशाल्लाह इंडोमेंट की रहेंगी। तफसीली मुलाकात हमारे रमेश नायडू साहब से बात करके तफसीली बताएंगे। आज के यहाँ पर तमाम लंगर हाउस के बड़े, तमाम बस्तियों के बड़े लोग हैं और ज़िम्मेदार लोग भी हैं और इस मठ के ज़िम्मेदार भी महाराज भी ठहरे हुए हैं। और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम को तयखुन देता हूँ कि जाकर वहाँ पर बात करें। साहब आइए जय श्री राम। ये संगम मंदिर, संगम मठ, लंगर हाउस, बापू घाट। आज का इशू ये है, एमएलए साहब आए हैं, इनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको लेके चल रहे, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इशू ये है, ये संगम मठ का 2 एकड़ 7 गुंठा ये लैंड है। वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं, मैं मठ का आपका लैंड नहीं लिया, बोलते मैं आरएनबी वाले से लिया हूँ। आरएनबी वाले चाहे टूरिज़्म वाले मठ का कोई नोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं करे। वो लोग आके अपने मन से सर्वे भी कर लिए और चिन्ह भी लगा के चले गए। आज मैं पूरे लंगर हाउस को बुला के पहले तो फर्स्ट उन लोग को काम रोके और अभी एमएलए साहब आए हैं तो बोले मैं बात करता हूँ, अब आगे बात करेंगे। कल्बी शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में सोफा बनाने वाले एक यूनिट में जबरदस्त आग लग गई। ये वाकया शाम पेश आया था जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक नामपल्ली के सुभानपुरा इलाके में वाक़ सोफा बनाने वाले यूनिट में गुज़िश्ता शाम 5 बजे के करीब आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही इलाके के लोग अपने अपने घरों से फौरी बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें आग के अपने मकानों तक फैलने का खौफ था। इत्तला मिलते ही 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 1 घंटे तक जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने वाले अमले को मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा क्योंकि सुभानपुरा की सड़कें और गलियां काफी तंग हैं और वहां जा बजा गाड़ियां पार्क की हुई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी, ताहम हुकाम आग लगने की असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीसी फुटेज भी लेके वो वेरीफाई करते हैं। बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा माली नुकसान हुआ और वो टाइम पे हमारे एमएम के कारपोरेटर फेरोज जफर खान साहब और दूसरे लोकेलिटी के जमील भाई, ये सब मिलके वो सिलेंडर्स बाहर निकाल के करके इनकी एक अलर्टनेस से हमको एक बहुत जानी नुकसान से हम बच गए। मैं इनका जो सिविलियंस यहाँ पर काम किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हबीबनगर और एसीपी फयाज भी यहाँ पे आके और अपने फायर स्टेशन के लोग भी जो मदद करें, मैं उसके तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इसी तरह करके हम पुलिस की तरफ से पंचनामा करके जो भी एमआरओ या गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ कार्रवाई करना है तो हम पूरा उसको ताउन करके उनको गरीबों की मदद करेंगे। सर, ये बस्तियों में रेसिडेंशियल एरियाज में ऐसे गोडाउन्स वगैरह 6 महीने पहले नीलोफर के पास भी एक हादसा ऐसा हुआ था, तो इस पर क्यों पुलिस या फिर जो है फायर वाले एक्शन नहीं लेते? जीएचएमसी वाले भी इंस्पेक्शन बोलते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं करते इसके ऊपर। इसके ऊपर अब मेरी नोटिस में आया तो इसके लिए मैं रिपोर्ट लिखूंगा। ये गिलास फैक्ट्री और ये जो कारखाने जो बिल्डिंग के और ये फर्नीचर के कारखाने हैं, आप बोले सही रेसिडेंशियल लोकेलिटी में से ऐसे एक एक्सीडेंट्स होते रहते, इसलिए आज से हमको अपने ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है ना, जो रिपोर्ट लिख के उसके लिए हम टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश और एक ब्राह्मण जोड़े ने मंगलगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया और एक खुसूसी पूजा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मशहूर कम्युनिस्ट जंगजू कामरेड चंद्र राजेश्वर राव के 110वीं यौम पैदाइश की तकरीबात सीपीआई के रियासती दफ्तर मखदूम भवन में मुनक्किद की गई। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरीट के रुकन पाशा पदमा, सीपीआई के सीनियर कायदीन प्रेम पवानी, तेलंगाना ट्राइबल फेडरेशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी रामावत अंजया नायक, एआईएसएफ के रियासती सेक्रेटरी और सदर कासिर रेड्डी मणिकांता रेड्डी ने चंद्र राजेश्वर राव की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश किया। इस मौके पर प्रजानिधि मंडली के रियासती कायदीन ने शिरकत की। एमएलए कौशिक रेड्डी और लीगल सेल की रुकन ललिता रेड्डी ने सीईओ विकास राज से नलगोंडा, खम्मम और
वरंगल मैट्रिक ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती में बेकायदगियों की शिकायत की। చెప్పి మేము ఆరో గారికి ఆడ మా అభ్యర్థి అయిన రాకేష్ రెడ్డి గారి కంప్లైంట్ ఇస్తా ఉంటే అక్కడ స్పందించి 21 मई 2024 को वजीर जूपली कृष्णा राव ने कहा था कि रियासत तेलंगाना में शराब की नई कंपनियों को काम करने की इजाजत देने के लिए कोई तजवीज पेश नहीं की गई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने ऐसी खबरें दी तो उनके खिलाफ 100 करोड़ का हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। ताहम 27 मई 2024 को बीआरएस पार्टी ने वजीर जूपली कृष्णा राव के झूठ को बेनकाब करते हुए ये इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने वाक़तन सोम डिस्टिलर्स नामी कंपनी को इजाजत दी थी। एक मीडिया ब्रीफिंग के बाद वजीर जूपली कृष्णा राव ने इजाजतों को तस्लीम करते हुए सच्चाई का एतराफ किया, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तौर पर दावा किया कि ये सिर्फ बेवरेजेस कॉरपोरेशन का फैसला था और उन्हें इसका कोई इल्म नहीं। 47वीं नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2024 का इफ्तिताह तेलंगाना कंसास असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, सदर ओलंपिक एसोसिएशन, साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपालाचारी, नेशनल थ्रोबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रमन साहनी, सदर तेलंगाना थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदर ने किया है और चेयरमैन टीपीसीसी के तर्जुमान डॉक्टर सत्यम श्रीरंगम और सरप्रस्त अमीर अली खान मुल्क के 26 रियासतों से थ्रोबॉल टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम का आगाज किया। तेलंगाना पुलिस एकेडमी ने महकमे पुलिस के तमाम अफसरान के लिए नए फौजदारी कवानीन पर एक जामे वर्कशॉप का इनेकाद किया ताकि तमाम पुलिस अफसरान को नए फौजदारी कवानीन के बारे में आगाह किया जा सके जो कि 1 जुलाई 2024 से नाफिजुल अमल होंगे। ये वर्कशॉप TGPA में मुनक़द हुई है और इस प्रोग्राम में श्री रवि गुप्ता IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर जितेंद्र IPS और दीगर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टरों और पुलिस हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और इस माह की 9 तारीख को होने वाले ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहानात की तैयारियों का जायजा लिया। CS ने बीजों और खादों की फराहमी, मिशन भगीरथा के तहत देही घरेलू सर्वे और अजला में स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई का भी जायजा लिया। TGPSC के चेयरमैन श्री महेंद्र रेड्डी ने बताया कि रियासत में ग्रुप 1 के इब्तदाई इम्तिहानात के हमवार इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।